टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर। ये कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? इनके दोबारा जो बिगाड़ा हुआ माहौल था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफी हद तक दुरुस्त किया है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी इंसान। नमस्कार, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। प्राइम डिबेट में आज चर्चा एक और टारगेट किलिंग और उसके बाद की बयानबाजी की। मौका कोई भी हो, राजनीतिक दलों को, नेताओं को उस पर अपनी टिप्पणी करना होती है। कभी खुद का बयान और कभी पूछे गए सवाल के जवाब में कही गई बात। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। तो क्या है उनका बयान और क्या है इस पूरे बयान का लब्बो लुबाब, आज इसी पर प्राइम डिबेट। टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर। ये कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? इनके दोबारा जो बिगाड़ा हुआ माहौल था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफी हद तक दुरुस्त किया है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी इंसान। तो जैसा दर्शकों को याद होगा, इससे पहले भी हमारे चैनल पर कई बार इसको लेकर डिबेट हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला कुछ दिन थमने के बाद फिर सामने आता है। एक बार फिर ताज़ा मामला सामने आया। कश्मीर के शोपियां में पिछले दिनों एक टारगेट किलिंग की गई और मिलिटेंटों ने इस बार कश्मीरी पंडित पुराण कृष्ण भट्ट को अपने नापाक अज़ाइम का निशाना बनाया। और इसी के बाद से जिस तरह का इस बार माहौल देखा जा रहा है, बड़े पैमाने पर और कई अलग अलग हिस्सों में टारगेट किलिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर आए, लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया और इसमें यह भी देखा गया कि समाजी तंजीमें, समाज के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े लोग भी सड़कों पर आए। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ये कहा सबने कि आखिर ये लहू किसका है, ये इंसानियत का जो कत्ल इस तरह से हो रहा है, इस पर लगाम लगनी ही चाहिए। अब जो सियासी जो लीडरान हैं, जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनका अपना अंदाज है बात कहने का। तो फारूक अब्दुल्ला साहब से जब ये पूछा गया कि ये टारगेट किलिंग का मामला फिर से एक बार सामने आ गया, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उनका ये कहना था कि ये बंद नहीं होगा जब तक कि इंसाफ नहीं होता। तो इंसाफ से मुराद उनका क्या है और ये ऐसा कैसे कह रहे हैं कि ये बंद नहीं होगा, इससे पीछे इसका कहने का मतलब क्या है, इसका दायरा क्या है, उनकी नज़र में सलूशन क्या है। और जो लोग भी इस पर ये सवाल कर रहे हैं कि उनका ये कहना गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तो वो इस बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज एक बहुत ही अहम पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं दरख्शां अंद्राबी, सीनियर लीडर हैं बीजेपी की। हमारे साथ कुलदीप खोड़ा जी हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और बिट्टा जी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लेट राहुल भट्ट के पिता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हमारे साथ होंगे इफ्रा जान। मैं सबसे पहले दरख्शां अंद्राबी साहिबा आपके पास आना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी ने जो कुछ कहा है उसे आप कैसे देखती हैं, उनके कहने का क्या मतलब है, वो कहना क्या चाहते हैं? पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। फिर रही फारूक साहब की बात, क्योंकि वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका ना कहीं सर होता है तो ना कहीं पैर होता है, तो उस पे बार बार हम इस तरह से बात करें। ये पता है कि कश्मीर में अगर टारगेट किलिंग्स हो रही है, ये हमारे लिए एक बदशगुनी है, बदनसीबी है सबों के लिए, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। कश्मीरी पंडित हो, सिख हो,
कोई भी जो कश्मीर में रहता है वो हमारा हिस्सा है, जिगर का टुकड़ा है। जब आप उस चीज के लिए ऐसे कहेंगे कि इंसाफ, कौन सी इंसाफ की बात, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके दौर से ही ये कहानियां शुरू हुई है। तो या तो वो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं कि मुझे कब मुख्यमंत्री बनाओगे, तो क्या उसके लिए ये टारगेट किलिंग्स हो रही है, क्या वो अपने लिए वो कह रहे हैं, या ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, जो शायद हमारे लिए सही बात नहीं है। ये सिंपल है कि नाहक खून बहाया जा रहा है, इसको बंद होना चाहिए। आखिर कब तक हम ये लोहों की नदियां जो हमारे यहाँ पे बह रही है, इसको हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कोई यहाँ पे मेजॉरिटी, कोई यहाँ पे माइनॉरिटी, कोई अलग अलग नहीं है। हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी एक है, और आज की इस किलिंग पे कोई चुप नहीं रहा और सबों के आंखों से आंसू निकल आए, और हर एक ने एक ही जुबान में कहा कि अब बस, इसके बाद नहीं। और ये आखिर कब तक होगा? हमें क्यों ये नाहक खून? इससे हमें सब लोग ये चाहते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि अब बस। और इस तो जी दरक्षा साहिबा, मैं आपके पास फिर आऊंगा, और जो दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं मैं उनके पास जाना चाहूंगा। इफ्रा जान, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो जुड़ चुकी है। इफ्रा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी बात आ रही है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपसे छोटा सा एक रिएक्शन ये जानना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब के कहने का मतलब क्या है, जो उन्होंने कहा है कि टारगेट किलिंग नहीं बंद होगी जी जब तक इंसाफ ना हो। हाँ जी, देखिए, वो उसकी क्लैरिफिकेशन अभी आना बाकी है कि उनके कहने का मतलब क्या है। मे बी कल वो अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे, एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते थे। मैं तो उनके दिमाग में बैठी नहीं हूं कि मैं बोल पाऊंगी कि उनका क्या मतलब था। लेकिन बहरहाल बात ये भी है कि उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की जिनकी क्लैरिफिकेशन जरूरी नहीं है। जैसे पहली बात उन्होंने ये कही कि जब आर्टिकल 370 टूटा था, कुछ लोगों के नाम पे आर्टिकल को तोड़ा गया था। कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था और कहा था कि इनकी रिहेबिलिटेशन तब होगी जब आर्टिकल तोड़ा जाएगा। आज मैं शायद इस बात पे सियासत नहीं करना चाहती थी, लेकिन इफरात जान साहबा, मैं आपको इस सवाल से इस तरह से जाने नहीं दूंगा। मेरा सवाल फिर से आपके लिए होगा। आप उसी पार्टी की प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के नेता है फारूक अब्दुल्ला साहब, और अगर वो कहते हैं तो आप सिर्फ ये कह देंगे कि उनका कहने का मतलब क्या है। मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं उनके दिमाग में थोड़ी बैठी हूँ। लेकिन यहाँ तो लोग आपको इस वजह से सुन रहे हैं कि आप उस पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो कुछ तो आपको कहना होगा कि उनके कहने का मतलब क्या था। नहीं, आपने कहा कि उनके कहने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था। मैंने कहा अभी कल वो क्लारिफिकेशन शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। आपने इसके कहने का क्या मतलब समझा? आपने इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकाला? देखिए, ये जो आप कर रहे हैं ना, फारूक साहब ने क्या किया, फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, डॉक्टर साहब ने क्या किया, सर वो 8 साल से ऑपोजिशन में है। अगर इस तरह के सवाल आपने 8 साल तक अपनी बीजेपी की जो सरकार है, जो पुलिस अपैरेटस, सिक्योरिटी अपैरेटस ऊपर से नीचे तक रखती है, अगर हमारे मीडिया ने इस तरह से सवाल उनके पीछे अगर आप पड़े होते, शायद आज ये किलिंग्स हम ना देख रहे होते, अगर हम लोगों ने बीजेपी से सवाल किए होते। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि सवाल आप ऑपोजिशन से करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अभी ऑपोजिशन में भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई ऑपोजिशन, क्योंकि ना असेंबली है ना कुछ है। फारूक साहब ने क्या किया, मुझे एक बात बताइए, फारूक साहब क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ही लोग, आपसे मेरा मतलब है बीजेपी के लोग, बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है वो आके कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इररिलेवेंट है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इररिलेवेंट हो तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हमारे पास कुलदीप खोड़ा साहब भी हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है, आपका अधिकार है, आपका हक है कि आप जवाब दें या ना दें। लेकिन मैंने अपना सवाल करना था, मैंने सवाल कर लिया, और मैं फिर आपके पास आऊंगा। इफ्रा साहिबा, आप प्लीज बने रहे। मैं छोटा सा एक रिएक्शन दरक्षा अंद्राबी साहब को लेना चाहता हूं। जो इफ्रा सवाल का जवाब में जो कुछ कह रही हैं, क्या ये लग रहा है कि जवाब से भाग रही हैं या फिर जवाब देना नहीं चाहती? दरक्षा अंद्राबी साहब, क्या रिएक्शन आपका? छोटा सा रिएक्शन, फिर मेरे दूसरे मेहमान के पास जाना। जी, अगर मैं आपके जवाब से भाग रही होती तो मैं इफ्रा साहब, अभी आपको प्लीज थोड़ा प्लीज मेंटेन। दरक्षा बोले। देखिए, इनको अभी लग रहा है, इफ्रा साहिबा को, कि ये फारूक साहब के जो
जो फारूक साहब ने बताया है, डॉक्टर साहब ने, तो ये उनको कैसे दिल में झांक सकती है दिंगा। जब कोई और बोलता है तो ये फटाफट उस पे राय अपना बना देती है। तो शायद ये तब अगर ये बात कहती तो शायद हम मान जाते इस वक्त कि इनको अगर जब किसी पे रिएक्शन करना होता है तब तो ये फटाफट अपनी राय दे देते हैं, तो और उस पे खुलासा भी कर लेते तो मतलब हैं। और साफ है कि कहीं ना कहीं नेशनल लेकिन कॉन्फ्रेंस अभी को ये लग रहा है फारूक कि साहब, कुछ ऐसी हाँ, बात हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, और शायद इसीलिए अब जो पार्टी की प्रवक्ता है वो थोड़ा बचना बिल्कुल चाहती सही है, है, बिल्कुल एहतियात सही कर है। रही है। हम- मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं अब हमारे सीधे हमारे पहले आता हूं फारूक बिट्टा जी। साहब बहुत बिट्टा जी के पास एक उनकी छोटा सा रिएक्शन लेना clarification चाहूंगा। आपको बिट्टा उनसे जी लेनी भट्ट पड़ेगी, साहब जो इसमें है बाद वो में कहाँ बात है। राहुल भट्ट के पिताश्री हैं। याद होगा राहुल भट्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी इसी टारगेट किलिंग का शिकार हो गए थे। बिट्टा जी, भट्ट साहब, आपने अगर पूरा बयान सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके इस कहने का मतलब क्या था। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? सर, क्योंकि हम सिविल लाइफ से ताल्लुक रखते हैं जी, हम छोटे लोग हैं, हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। ये हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। बिल्कुल। अगर हमारे पर कोई सियासत करता है तो फिर क्या रह गया बाकी। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो घर जानता है जिसके घर से लाश निकलती है। बाकी सियासतदान सियासत करे किस नजरिए मतलब हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस किस एंगल से सोचती है, बीजेपी किस एंगल से, हमें उसका नहीं, ये वो घर जानता है जिसके घर से लाश निकली। बिल्कुल, जिसके घर से लाश निकले, बेशक उस घर के तकलीफ उसके अपने जानने वाले, अपने करीबी संबंधी, उनसे ज्यादा किसी और को नहीं हो सकता। इफ्रा साहबा, मैं आपके पास आता हूं, अभी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। कुलदीप खोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। खोड़ा साहब, मैं आपके पास बाद में आ रहा हूँ, माजरत चाहूँगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि उनके इस पूरे बयान में एक बात है कि जब तक इंसाफ नहीं होता, क्या मतलब है इसका? आप कैसे समझ रहे हैं इसे? इंसाफ किनके साथ? जी, किनके साथ इंसाफ? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, जो उनका जो जवाब है फारूक साहब का, जो स्टेटमेंट है कि जब सवाल उनसे किया गया कि टारगेट किलिंग, तो उनका कहना था कि ये नहीं रुकेगी जी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। तो मतलब क्या है ये? देखिए पॉलिटिक्स और टेररिज्म ये जो है, ये पॉलिटिक्स ज्यादा से ज्यादा इसको साथ देता है या इसके खिलाफ होता है, लेकिन टेररिज्म जो है वो किसी बेस पे चला है जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है और रेडिकलाइजेशन इसको आगे चलाती है। और जहां तक कश्मीरी पंडित्स का ताल्लुक है, जैसे राहुल जी अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुए, वो लोगों की खिदमत करता था वहां पे, सब लोग उससे वहां पे खुश थे। वो किसी पॉलिटिक्स का नतीजा नहीं है उसकी क्लिक, वो टेररिज्म का नतीजा है। और जब तक कश्मीरी पंडित वहां पे तैनात किए जाएंगे जिस तरह से वो तैनात है, तब तक वो इजी टारगेट्स है वहां पे। राहुल जी का भी जो पोस्टिंग हुआ था वो एक अनसिक्योर्ड ऑफिस में हुआ था जी, और वहां पे वो बहुत सॉफ्ट टारगेट था। हाँ, ये सिचुएशन यहाँ पे पहली बार नहीं कश्मीर में हुई, इससे जबरदस्त इंटेंस सिचुएशन 1990s में थी जी। उस टाइम भी गवर्नमेंट मुलाजिम वहां पे थे, लेकिन उनको पूरा सिक्योर रखा गया, उनके लिए सिक्योर अकोमोडेशन थी, उनके लिए ऑफिस जहां पे काम करते थे वहां पे भी सिक्योरिटी थी जी, और उनको सिक्योर ट्रांसपोर्ट में लिया जाता था। लेकिन अब की बार क्या है कि पैकेज के तहत जो कश्मीरी पंडित वहां जा रहे हैं जी, वो स्कैटर्ड जगहों पे उनको लगा रहे हैं, उनको रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऑफिस में सिक्योरिटी नहीं है, उनको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता है। तो इस हालात में जब टेररिस्ट चाहेगा उसको मार सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो चाहेंगे तो इससे ज्यादा मार सकते हैं। तो इसलिए ये गवर्नमेंट को बहुत जरूरी सोचना है कि अगर पैकेज के तहत किसी को भेजा जा रहा है, जब तक वहां पे टेररिज्म है तब तक उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम करना लाजमी है। और उसलिए जरूरी है कि उनकी सिक्योर अकोमोडेशन, सिक्योर मूवमेंट और सिक्योर एटमॉस्फेयर ऑफिस में हो। तो ये ऐसे तो जब एम्प्लॉयज भेजते हैं वहां पे उनको रखते हैं, उनके ऊपर तो एक तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं अब किसकी बारी आएगी जी। तो इसमें लोकल जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर वो चाहे भी उसको
उसको कोई जख्म ना पहुंचे, कोई उसको हार्म ना पहुंचे, वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि टेररिज्म एक जी जी जिसका बेस है, हाँ, जहां और जब तक पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, हाँ, और जब तक इसमें रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स जो कश्मीर में उनको मदद करते हैं, जब तक उनको रूट से खत्म नहीं किया जाएगा, उनके रूट्स तक नहीं जाएंगे और टेररिज्म को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक फ्री मूवमेंट किसी भी आदमी की जो एक सॉफ्ट टारगेट है वो उसकी मूवमेंट सेफ नहीं है, वहां पर उसका रहना सेफ नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचना जरूरी है कि अगर एक स्कीम बनाई है गवर्नमेंट कश्मीरी पंडित्स को वहां पे पीएम पैकेज के तहत भेजने की, तो वो साइकोलॉजिकली कैसे फील करेगा जब उसको हर टाइम ये रहेगा पता नहीं अगली गोली उसको तो नहीं आएगी। तो इसलिए एक इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना है कि इसमें कैसे इंश्योर करना है कि सिक्योरिटी, अगर वो इंतजाम रखे हुए होते जो 1990s में थे, तो राहुल का ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मैं बिटा जी को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, ये एक बड़ा जबरदस्त लॉयलिस्ट सबऑर्डिनेट और लॉयलिस्ट, बिल्कुल हमने उनको इसलिए प्रोग्राम में शामिल किया ताकि हम ऐसे परिवार के हर गुजरते दिन की पीड़ा को समझ सके। लेकिन जो ताज़ा अभी जो मामला है, जो पूरन कृष्ण पंडित शोपिया में जिनकी किलिंग हुई, उसके बाद जो ये बयान सामने आया है, मैं बयान को लेकर ये बात कर रहा था, मतलब थोड़ा सा मैं एक छोटा सा जवाब और लेना चाहता हूं। जो बात कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, वो और कई पार्टियां भी घुमा फिरा कर बात बीच में 370 के ले आती हैं। वो कहती हैं कि 370 का बड़ा नारा था जी कि ये नहीं रहेगा तो सब कुछ ठीक होगा, अब तो ये नहीं है, फिर भी ये हालात क्यों बने हुए हैं? क्या इसका कोई रिश्ता है ऐसे टारगेट किलिंग के वाकये से या नहीं है? 370 का एब्रोगेशन जो है वो ओवरऑल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो कश्मीर की पूरे हिंदुस्तान के साथ है, उसमें एक बड़ा एक अहम कदम जी। इसे एक मैसेज आता है कि कश्मीर बाकी स्टेट से अलग नहीं है, ये एक हिंदुस्तान का पक्का इंटीग्रल पार्ट है, और बड़ा अच्छा स्टेप दिया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो टेररिज्म है उसमें कोई फर्क आएगा उससे, जब तक पाकिस्तान चला रहा है, जब तक रेडिकलाइज एलिमेंट्स है, जहां तक वहां पे ओवरग्राउंड वर्कर्स है, और जब तक वहां पे एक प्रोग्राम के तहत कैंपेन चलाया जा रहा है कि कैसे टेररिज्म को चालू रखा जाए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, और कभी ये ना हो कि ये लगे कि टेररिज्म खत्म हो गया। और जब तक हिंदुस्तान इसमें एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान नहीं बनाएगा, जैसे छोटी छोटी कंट्रीज की भी मिसाल मैं देता हूँ, श्रीलंका ने टेररिज्म खत्म किया, बहुत सारी कंट्रीज में नॉर्दर्न अफ्रीका में टेररिज्म था, वहां खत्म हुआ। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना, उसको खत्म करना कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, जो 32 साल तक चालू रहे। ठीक है, मैं इफ्रा आपके पास आना चाहता हूं जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं इफ्रा, आपको समय दे रहा हूं। बात वही है कि आज हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसे मौके को क्या अपने उन बातों को या अपने उन सियासी अज़ाइम को सामने लाने के लिए, उसे पब्लिसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कि जब कभी ऐसा मौका आता है हम ये कहते हैं कि भाई कहाँ हालात बदले हैं, किलिंग्स हो रही हैं, दावा था कि 370 हट जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इफ्रा जी, पहली बात तो आर्टिकल 370 और कश्मीरी पंडितों के इशू को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं जोड़ा। ये अगर जोड़ा गया तो हमारे पार्लियामेंट में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने जोड़ा और बीजेपी के मिनिस्टर्स ने जोड़ा। अब मैं उनका एक एक करके नाम नहीं लेना चाहती, अगर आप उनकी एक एक बयान सुनेंगे, एक एक बयान में आर्टिकल 370 और टेररिज्म को जोड़ा गया। हमारे टॉप बीजेपी मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट में अगस्त 5 को, जिस दिन एब्रोगेशन हुआ, यहां तक कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे बीजेपी ने यह वादा किया कि हमको 40 दिन दीजिए, 40 दिन के बाद टेररिज्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है इसकी जड़ था। ये मैंने नहीं कहा, आपके बीजेपी के हर स्पोक्स पर्सन ने, चाहे शहजाद पूनावाला हो, चाहे संबित पात्रा हो, आपका हर स्पोक्स पर्सन जो भी भारतीय जनता पार्टी का था, उसने हर टेलीविजन चैनल पे ये बार बार तौर पे एक डिक्लेरेशन दी कि आर्टिकल 370 जो था ये टेररिज्म का हार्ट था। आपने जम्मू और कश्मीर के लोगों से उनकी अपनी स्टेट असेंबली बनाने का अधिकार छीन लिया, उनकी अपनी पुलिस कंट्रोल करने का अधिकार छीन लिया, उनके लैंड लॉज बनाने का अधिकार छीन लिया। आपने जम्मू और कश्मीर के 1 करोड़ 20 लाख लोगों को, जिसमें कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी हिंदू, डोगरा, किस मजहब के लोग, गुज्जर, बकरवाल, आपने एक बार में उनके ये सभी अधिकार छीन लिए, सिर्फ ये कहेंगे कि हमको थोड़ा सा दुख बर्दाश्त कर लो
आपको और सुख मिलेगा, कश्मीरी पंडित भाई बहन आप लोग उनके रिहेबिलिटेट होंगे। आज क्या था, पूरी स्टेट के लोगों को उनको डराया था, उनसे उनके हक छीने थे। आज आप कहते हैं आप ये सवाल मत कीजिए, ठीक है, हम ये सवाल नहीं करेंगे, तो आप भी मत बोलिए ना। तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसीलिए ये सवाल को उठाया और ये कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे? देखिए, ये सवाल तो आज जम्मू और कश्मीर का एक एक बाशिंदा उठा रहा है। आज अगर आप मेरे से माइक छीन के जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, जिस जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 2014 में बीजेपी को बहुमत से वोट दिया था, आप वहां रिलायंस स्टोर्स की और बियर की जो ये दुकानें खुलने वाली हैं, वहां के लोकल से पूछिए। फारूक अब्दुल्ला साहब का जो स्टैंड आज था, वो 10 साल पहले भी वही स्टैंड था। यहाँ पे एक हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं जिन्होंने कहा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, हमारे एक सीनियर पैनलिस्ट है बैठे हुए, जिन्होंने कहा कि वही घर जानता है जिस घर से लाश निकलती है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर से 5000 से 7000 लाशें निकली हैं, जिसमें हमारे मिनिस्टर्स, हमारी सिटिंग एमएलए, हम। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं, फिर बिट्टा जी भट्ट साहब के पास भी आऊंगा। दरख्शां अंद्राबी साहबा, मेरा सवाल ये है कि इफ्रा कह रही हैं कि दरअसल टेररिज्म को 370 से जोड़ा था बीजेपी के लोगों ने, बड़ी बड़ी बातें और दावे करके, और अब जब वो हालात, जब ऐसा लगता है कि उस पर सुधार नहीं है, तो भाई कोई किसी को याद दिला देता है कि भाई आपने तो ऐसा कहा था। देखिए, इफ्रा जी की अपनी बात है कि ये देखिए अपोजिशन में बैठे हैं तो इनको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो उस पे तो हम कह नहीं सकते इनको क्या कहना है। मकसद इस वक्त का जो है प्रेजेंट टाइम में कि जो आपने जिस पे डिबेट किया हुआ है कि फारूक साहब ने जो बात करी है, डॉक्टर साहब ने, तो उसका ये मकसद है, जैसे बिट्टा साहब ने भी बता दिया कि जिस घर से लाश निकलती है वही घर जानता है। खुड़ा साहब ने भी खासा इस पे बात करी। हमारा मानना है कि अभी भी जब यहाँ पे खूने नाहक बहाया जाता है, वो एक कश्मीरी होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता है ये कश्मीरी पंडित है, सिख है या मुसलमान है। आज भी हर घर से, अब जब कश्मीरी पंडित भाई का कहीं पे कत्ल होता है, उनको शहीद किया जाता है, तो ये कश्मीरी कौम का खून जमीन पे गिरता है। उस कश्मीरी का जो मजलूम बना हुआ है, जो हर दौर में मजलूम बना था, इसीलिए क्योंकि वो हमेशा सियासत का शिकार हो गया। उस सियासत का शिकार जो अभी हमारी प्रवक्ता बता रही थी कि हमने ये किया, 1990 में यहाँ पे बीजेपी नहीं थी, 2016 में, 2013 में यहाँ पे बीजेपी नहीं थी, 13 में, 12 में, 10 में यहाँ पे कोई बीजेपी नहीं थी। जब खून की नदियां बह रही थी, तब कौन सी बात। इफ्रा छोटा सा रिएक्शन, बिल्कुल समय कम है इफ्रा जी। अभी मैं ये सिर्फ इफ्रा जी को बताना चाहती हूँ क्योंकि ये अभी अभी पॉलिटिक्स में दाखिल हुई है, छोटा सा रिएक्शन। अभी इसको इनको बहुत कुछ मालूम करना बाकी है कि ये कश्मीरी कौम को खून हमेशा देखना पड़ा, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी तक की देन है, और वही देन ये अब भी हमें देना चाहते हैं। ये वो अच्छाई नहीं देखना चाहते हैं, जो खून की नदियां अब बहुत कम हो गई ये देन अभी भी है। ये क्या मतलब कहने का आपका दरख्शां साहिबा? अभी तो सरकार में वो लोग नहीं है ना, सरकार में तो कोई और है अभी। चाहते हैं जी, वो कैसे ये देन दे रहे हैं, मतलब क्या है? सरकार की बात नहीं है, यही लोग शह देते हैं, यही ऐसे ही लोग हमेशा शाह तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती रहे कि ये खून होना चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं होती उनके खिलाफ? जो लोग शह देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमारी सरकार तो नहीं,
हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार इसके हक में नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट हमेशा यही चाहती जब 370 थोड़ा सा मुझे वक्त दें। बिट्टा जी भट्ट साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। इफ्रा, मैं आपके पास आऊंगा। बिट्टा जी भट्ट साहब, आप जब देखते हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं, बीजेपी ये कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है, पीडीपी ये कहती है, सरकार का अपना रोल ये है, तो ऐसे लोग जो ऐसे हालात के भुक्तभोगी हैं, जो दर्द झेल रहे हैं, उनमें से आप एक हैं, आपने राहुल भट्ट को खोया है, आप क्या सोचते हैं ऐसे हालात में? देखो सर, हम जानते हैं वो वाकई बात सही है, ऐसे दूसरे परिवार भी है। टारगेट किलिंग करना कहां तक जायज है ये भी आप बखूबी समझ लेते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि सियासी दूरियां, सियासी मसले छोड़कर एकजुट होकर जी इस मसले का कोई हल निकल सकता है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे एक दूसरा वो ये इसने किया, ये इसने किया, तो हम कहां पहुंच जाएंगे। वही हाल है आज के दौर में भी वही हो रहा है। आप मुझ पर थोपड़ा फेंक रहे हो, मैं आप पर ये बोल रहा हूं, तो असली बात कोई नहीं करता कि ये होता क्यों है, किलिंग होती क्यों है, उस पर कोई नहीं जाता है। उस पर ये बोलते हैं कि आपने इतना किया, आपने ये किया। भाई सभी क्यों होता है बिट्टा जी साहब, आपको क्या लगता है क्यों होता है ये? सर, एक तो एकजुट नहीं है जी, हर एक अपनी साइड से रस्सी खींच रहा है। तो दूसरी बात ये है कि पीछे से भी उसको बड़ा जोर है, इसको बड़ी हाई लेवल से टैकल करने की जरूरत है। और जो ये ताकतें कर रही है उनके साथ भी नरम रवैया रखने की जरूरत नहीं है। हमारी तो सोच इतनी है। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल से इसे टैकल करने की जरूरत है। एक जवाब आया है बहुत ही, जिसमें बहुत सारी चीजें सोची जा सकती हैं। ये राहुल भट्ट जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके पिताजी ने ये बात कही है, और शोपिया में जो पूरन कृष्ण पंडित के साथ जो कुछ हुआ वो अभी ताज़ा दर्द है बिल्कुल। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सियासी सवाल, सियासी जवाब, इन सब में इन्हें क्या मिल रहा है, जिनका हर दिन हर लम्हा एक डर, एक खौफ के साए में बीत रहा है कि पता नहीं हमारी सांसें कब थाम दी जाएंगी। इसका जवाब सिस्टम और सरकार को भी देना होगा। बहुत शुक्रिया। अब तमाम